हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़ा नाइस की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी जुलाई मंथ की है। तो इसमें हमारी पॉलिटी एंड गवर्नेंस कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस में सबसे पहली जो रिलेशन हम लोग इंडिया के साथ देखने वाले हैं वो है श्रीलंका अगेन, क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि फेब या मार्च में ही हम लोग ने इंडिया श्रीलंका की रिलेशन को डिस्कस किया था। इसमें कुछ न्यू पॉइंट्स और भी ऐड ऑन होने वाले हैं। देखिए, यही एक फ़ायदा होता है अगर हम लोग एवरी मंथ की जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो आपका टॉपिक जो है वो हॉलिस्टिक तरीके से कंप्लीट होता है। लेकिन जब भी ये न्यूज़ में रहेगा टॉपिक, तो और भी जो पॉइंट्स है ना वो ऐड ऑन होते जाते हैं। तो आपकी जो भी नोटबुक है उसमें अगर आपको लगता है कि इंडिया श्रीलंका से रिलेटेड इसमें न्यू पॉइंट्स है तो उसको ऐड ऑन करते जाइए। ओके, तो सबसे पहले इंडिया के साथ हम लोग श्रीलंका की रिलेशन देखेंगे, देन इंडिया फ्रांस देखेंगे, और हमारी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, हम लोग अपने पड़ोसियों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो उस पॉलिसी के बारे में भी देखेंगे कि अभी क्यों के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंडिया एंड श्रीलंका रिलेशन। तो न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली अभी इंडिया और श्रीलंका ने एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया है जिसका नाम है प्रोमोटिंग कनेक्टिविटी कैटलाइजिंग प्रॉस्पेरिटी इंडिया श्रीलंका इकोनॉमिक पार्टनरशिप विजन। ओके, तो इसमें क्या है कि बहुत सारे यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स जो है वो साइन हुए हैं। इट मीन्स कि बहुत सारे यहाँ पे आप देखोगे कि जो पेपर्स वगैरह है वो साइन हुए हैं यहाँ पे। जैसे कि ऑपरेशनलाइजिंग यूपीआई डिजिटल पेमेंट इन श्रीलंका। जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश में यूपीआई काफ़ी ज़्यादा एक बड़े पैमाने पे यूज़ होने लगा है, तो इसी चीज़ को हम लोग श्रीलंका में भी बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक हम लोग ने यहाँ पे समझौता किया है। यहाँ पे एग्रीमेंट तो नहीं कहेंगे, एक अंडरस्टैंडिंग है जिसमें कि हमने दोनों कंट्री आपस में मिलके एक किसी स्कीम के लिए यहाँ पे सहमति लेकर आए। साथ ही हम लोग यहाँ पे डेजिग्नेट करेंगे जो इंडियन रुपी है वो यहाँ पे एज ए करेंसी यूज़ हो सके ट्रेड वगैरह के लिए। साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी पे भी फोकस किया जा रहा है। आपको पता है कि हमारे देश में रिन्यूएबल एनर्जी, इट मीन्स कि जो भी एनर्जी का हम लोग यहाँ पे उत्पादन कर रहे हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज से हो, जस्ट लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी। तो इस तरीके की रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा फोकस करने की यहाँ पे हम लोग ने बात की है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कुछ प्रोजेक्ट भी है, जैसे कि यहाँ पे ट्रिनकोन मिल जो कि साइन किया गया है। दोनों कंट्रीज़ में ये डिसाइड किया गया है कि वो पैसेंजर फेरी सर्विस भी स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तमिलनाडु से लेकर श्रीलंका, जो कि तमिलनाडु में आप देखोगे कि नागापट्टिनम एक प्लेस है, वहाँ से लेकर कांके सेंटुराई जो कि यहाँ पे श्रीलंका है उसके बीच में एक फेरी यहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा, फेरी सर्विस। ओके, अब देख लेते हैं कि हम दोनों की यहाँ पे जो है इकोनॉमिक एंड कनेक्टिविटी टाइज कैसी है। सबसे पहले आप ओवरऑल ट्रेड देखो कि व्यापार हम लोग दोनों में कैसा होता है। इंडिया और श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इट मीन्स कि हम लोग यहाँ पे जो ट्रेड करते हैं श्रीलंका से जाता है हमारे भारत में और भारत से जाता है हमारे श्रीलंका में, तो इन दोनों के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि 1998 में ऑलरेडी साइन किया गया था। लेकिन ये अस्तित्व में कब से आया? 2000 में। तो इंडिया जो था वो श्रीलंका का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था। श्रीलंका सबसे ज़्यादा जो व्यापार करते थे वो हमारे साथ ही व्यापार करते थे। और ओवरऑल आप बायलैटरल मर्केंटाइज देखोगे तो यहाँ पे US डॉलर में 5.45 बिलियन है, जो कि 2021 में ये दिखाया गया है। तो आज की डेट में आपको पता है कि श्रीलंका में बहुत तरीके की क्राइसिस हो चुकी है, तो इसलिए और हमारा ये पड़ोसी देश भी है, तो हम लोग पड़ोसी देश को ऐसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो इसलिए हम लोग जो है यहाँ पे श्रीलंका के ऊपर फिर से फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। कनेक्टिविटी आप देखोगे तो ओपन स्काई है। इट मीन्स कि हम लोग जो है एक दूसरे के कंट्री से अगर एरोप्लेन चले जाती है हमारी, तो हम लोग मना नहीं करते, ठीक है, किसी तरीके का हम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी रोक नहीं लगाते। एयर बबल अरेंजमेंट भी है जो कि यहाँ पे एक एयर कनेक्टिविटी को रीस्टोर करने के लिए है दोनों कंट्री के बीच में। ओके, अदर एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस देखोगे इंडिया और श्रीलंका के बीच में कुछ और भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले व्यापार आप देखो तो 2/3 जो वर्ल्ड की ऑयल है और हाफ ऑफ द जो वर्ल्ड का कंटेनर ट्रांसपोर्टेशन है ना, ये यहाँ पे श्रीलंका के साउथ से ही यहाँ पे पास होता है। फाइन। फिर जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट अगर आप देखो तो श्रीलंका जो है एक एसेंशियल पार्टनर है, क्योंकि हमारे यहाँ पे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में ये सबसे पहले आता है कि हमारे पड़ोसी देशों को हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, तो उसके लिए। साथ ही सागर आता है जो कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन विजन है। जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पे एक सेकेंड, चलिए मैप में देख लेते हैं तब ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। जैसे आप ये देखो, ये श्रीलंका है पूरी तरीके से, यहाँ पे इंडिया है और ये है गल्फ ऑफ मन्नार। पाक बे है, पाक बे आप देखो यहाँ पे इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। पाक स्ट्रेट भी है और ये जाफना रीजन है। सबसे नॉर्थ में आप देखोगे ना श्रीलंका का, तो इसे जाफना रीजन कहते हैं। जाफना रीजन जहाँ पे मोस्ट ऑफ द तमिलियंस वहाँ पे रहते हैं। आइए इस मैप में देख लेते हैं। देखिए ये पूरा इंडियन ओशन के पोर्शन में आता है।
जहाँ पे हम लोग हैं और श्रीलंका है। साथ ही साथ देखो ये गल्फ़ ऑफ मन्नार है, ये मन्नार है, ये बे ऑफ बंगाल है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे जो सागर वर्ड यूज़ किए हैं, सिक्योरिटी फॉर ऑल, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, तो ये हम लोग इस पूरे रीजन के लिए जो बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में है और जो इंडियन ओशन में पूरे घिरे हुए, उन सारे कंट्रीज़ के लिए यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ पे सागर लेकर आए। साथ ही कुछ और भी देश जो आप लोग को यहाँ पे देखना है वो देख सकते हो इस मैप में। ये भी मैप आप देख सकते हो, पुदुचेरी है, कराईकल है, यहाँ पे चेन्नई है, तिरुवनंतपुरम है, ठीक है, ये पाक स्ट्रेट है, फाइन। उसके अलावा अगर हम लोग मिलिट्री सिग्निफिकेंस देखें तो श्रीलंका कहाँ पाया जाता है? श्रीलंका अरेबियन सी में है और बे ऑफ बंगाल के जंक्चर में है, ठीक है। एक साइड आप देखो, जैसे ये हमारा साउथ इंडिया है, तो इसमें आप देखो ये बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पे अरेबियन सी है, तो और यहाँ पे आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा कि दोनों के बीच में आपको श्रीलंका देखने को मिलता है, फाइन। तो जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो हम दोनों के बीच में मित्र शक्ति है और एक नेवल एक्सरसाइज है जिसे स्लाइनेक्स कहते हैं, स्लीनेक्स भी कह सकते हो। श्रीलंका इंडिया नेवल मिलिट्री यहाँ पे आपका एक्सरसाइज होता है, नेवल एक्सरसाइज होती है, तो उसको यहाँ पे स्लीनेक्स कहा गया है। दो याद रखना है। कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात करें तो दोनों देश जो है, आपको पता है कि श्रीलंका से नाता रिश्ता हमारा आज से नहीं है, कई सालों पुराना है, ठीक है। बुद्धिज्म में है जो कि हम लोग यहाँ पे कनेक्ट हो पाते हैं। श्रीलंका में आप देखो कि तमिल की पॉपुलेशन बहुत अच्छी है, जो कि एक पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता है, क्योंकि तमिलनाडु बहुत ही नज़दीक है। इंडिया का अगर बॉर्डर जो शेयर होता है वो तमिलनाडु ही है, ऐसे डायरेक्ट तो शेयर नहीं होता है, बट तमिलियंस बहुत ज़्यादा हैं श्रीलंका में। ओके, डाइवर्जेंस अगर हम लोग देखें इंडिया श्रीलंका के रिलेशन में, डाइवर्जेंस क्या है, क्या क्या कमियां हैं हमारे रिलेशन में? सबसे पहले कि हम लोग तो भरोसा ही नहीं करते, ट्रस्ट डेफिसिट है। तो एसिमेट्रिकल नेचर आपको देखने को मिलेगा। इट मीन्स कि जो भी रिलेशन, जो भी हम लोग का रिश्ता नाता है इंडिया श्रीलंका में, तो वो एक जैसा नहीं है, कहीं ना कहीं अलग हो जाती है हमारे यहाँ पे बातें। तो मेजोरिटी व्यू आप देखोगे इंडिया के अगेंस्ट में ही रहता है, मतलब कि हम लोग जो भी चीज़ें बात करते हैं तो श्रीलंका बहुत ही ऐसा रेयर है जो कि हम लोग को सपोर्ट करते हैं। मेजोरिटी आप देखोगे कि हमारे अगेंस्ट में ही श्रीलंका खड़े रहते हैं, क्योंकि एक ट्रस्ट डेफिसिट है, एक अपना अपना व्यू है, ये सारी पॉइंट्स यहाँ पे आ जाती है। फ़िशिंग डिस्प्यूट तो बहुत ज़्यादा है। कई बार आप देखोगे कि हमारे जो यहाँ पे मछुआरे होते हैं, फिशरमैन होते हैं, अगर वो बहते हुए, मतलब जैसे कि वो अगर फ़िशिंग वगैरह करते हुए इनके बॉर्डर में चले जाते हैं श्रीलंका, तो यहाँ पे वो जो है उनको कैद कर लेते हैं। तो कई बार ऐसा देखने को मिला है हमारे बीच में। मेन डिस्प्यूट फिशरमैन के ही कारण आता है, ठीक है। एक आप देखो कि ऐसा नहीं है, एक लाइन नहीं है, बाउंड्री नहीं है जिससे कि हमारे फिशरमैन को समझ में आ सके कि उस साइड श्रीलंका है, उन्होंने श्रीलंका के बॉर्डर में इंटर कर लिया, तो वो नहीं हो पाता है। इंसिडेंट अगर श्रीलंकन नेवी का आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, जो इंडियन फिशरमैन के ऊपर वो काफ़ी फायर हो जाते हैं पाक स्ट्रेट वाले रीजन में, और काफ़ी टेंशन भी अराइज हो जाती है। 1974 में एक एग्रीमेंट जो था वो साइन हुआ था, जिसमें कि यहाँ पे आप देखो कि श्रीलंका में बहुत अच्छे खासे रिसोर्सेज है। साथ ही आप देखोगे कि यहाँ पे जो तमिल फिशरमैन है उनका भी ट्रेडिशनल है कि वो फ़िशिंग वगैरह जो है काफ़ी सेंचुरी से वो करते आ रहे हैं। तो ये भी यहाँ पे देखने को मिलता है कि ये फ़िशिंग वगैरह को लेकर काफ़ी डिस्प्यूट है, क्योंकि बॉर्डर जो है वो क्रॉस कर जाते हैं। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल अगर क्राइसिस देखें तो जो रिसेंट क्राइसिस है वो कंट्री की जो एबिलिटी है ना कि इंडिया के साथ इंगेज हो, इसको यहाँ पे अफेक्ट करता है। साथ ही पॉलिसीज़ वगैरह इंप्लीमेंट करते हैं जिससे कि आप देखो इकोनॉमिक कोऑपरेशंस और जो रीजनल स्टेबिलिटी है वो प्रमोट हो सके। तो क्राइसिस वगैरह आप देखो, अगर हमारे पड़ोसी देश में कोई ना कोई क्राइसिस है तो उसका अफेक्ट तो हमारे यहाँ पड़ता ही है, ठीक है। आपके अड़ोस पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं, अगर उनके घर में खटपट है, उनमें लड़ाई हो रही है, उनमें कुछ डिस्प्यूट है, थोड़ा देर के लिए आप भी डिस्टर्ब हो ही जाते हैं, ठीक है। स्ट्रैटेजिक इश्यूज़ अगर आप देखो तो ये चाइनीज़ प्रेजेंस के कारण काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। आप देखो हम्बनटोटा एक पोर्ट है जो कि पूरी तरीके से यहाँ पे चाइना जो है लीज़ पे ले लिया है, मतलब कि एक समय एक तरीके से आप कह सकते हो कि श्रीलंका जो है वो चाइना के हाथों बिक चुका है, ठीक है। तो जब से चाइना घुसा है श्रीलंका में, वैसे आप देखोगे कि ये मतलब कि ये इतिहास है, इतिहास गवाह है कि चाइना जहाँ जहाँ हाथ लगाया, जिस कंट्री के अंदर घुसा है उस कंट्री को बर्बाद करके ही छोड़ा है। तो इसलिए ये जो श्रीलंका की आज के डेट में हालत है, इसके पीछे कहीं ना कहीं चाइना का भी हाथ है। तो जैसे कि आप देखोगे कि मैरीटाइम सिल्क रूट पॉलिसी का ये पार्ट भी है। तो चाइना का जो यहाँ पे कोलंबो और जो हम्बनटोटा पोर्ट है वो भी यहाँ पे चाइना के द्वारा बिल्ड किया जा रहा है, और लीज़ पे भी ले लिए हैं भाई साहब। तो अपने हिसाब से यहाँ पे काम करते हैं, अपने हिसाब से ये चला भी रहे हैं, ओके। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो तमिल क्वेश्चन जो इशू है तमिल मेजोरिटी का, और इसके राइट्स को लेकर श्रीलंका में कई बार ये क्वेश्चन उठता है। साथ ही आप देखोगे 13th अमेंडमेंट जो हुआ था एथनिक इशू को लेकर, ठीक है।
तो ये भी कई बार आप देखो कि हमारे जो इंडियंस हैं वहाँ जो रहते हैं, मेजोरिटी वहाँ पे तमिलियंस ही रहते हैं, तो उनके राइट्स को भी लेकर कई बार यहाँ पे इशू निकल कर आया। तो 13th अमेंडमेंट किया गया था। 13 अमेंडमेंट में ये था कि डिवोल्यूशन ऑफ पावर है, यानी कि कुछ प्रोविंसेस जो है यहाँ पे इसमें डिवोल्यूशन ऑफ पावर किया गया है, यानी कि उनके पावर को ख़त्म किया गया, लेकिन ये चीज़ें अभी भी आपका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। डिवोल्यूशन ऑफ पावर जो है प्रोविंसेस का, वो हैज़ नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड, ऐसा था जो था 13th अमेंडमेंट में। 13 अमेंडमेंट जो था ना वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और न्यूज़ में भी रहा है। ओके, तो ये सारे आप देख सकते हो कि एक कॉमन टॉपिक है, कॉमन पॉइंट्स है, जिसमें कि हम लोग समझ पा रहे हैं कि कहाँ कहाँ हमारी रिलेशंस बेटर है और कहाँ कहाँ हमारी रिलेशन जो है और ज़्यादा इम्प्रूव अच्छी करने की ज़रूरत है। ओके, वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि ये कंटिन्यूड एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है। देखिए, जब दो कंट्री के बीच में रिलेशन तभी बेटर होंगे जब दोनों की तरफ से ये एफर्ट्स लगाया जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग कोशिश करते रहे कि हमारे पड़ोसी जो है वो खुश रहें और पड़ोसी हम लोग से खुश रहना नहीं चाहते, तो हमारी मेहनत कभी भी सफल नहीं हो पाएगी। तो ये वन साइडेड नहीं होता है, ये दोनों के साइड से होना चाहिए। तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स जो थे इन लाइट ऑफ द रिसेंट फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल क्राइसिस, तो हम लोग ऐसे थे जो श्रीलंका में जिस तरीके की हालत हुई थी उसमें सबसे पहले आगे बढ़ के हम लोग ने ही उनकी सहायता की है। तो इसलिए भी इस तरीके का एफर्ट्स हमें आगे बढ़ाते रहना होगा ताकि जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो ख़त्म हो सके। रीजनल कोऑपरेशन करने की ज़रूरत है। जैसे आप देखो कि बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि हम लोग यहाँ पे मेंबर कंट्री है, लाइक बिम्स्टेक हो गया, शार्क हो गया, तो ये कुछ ऐसे यहाँ पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि हम लोग साथ यहाँ पे काम करते हैं। तो बेटर एक है कि हम लोग जिस ऑर्गेनाइजेशन में साथ काम करते हैं तो हमारी ओपिनियन भी मैच करे, हम लोग मिलके एक दूसरे का जो है ग्रोथ में साथ दे। परमानेंट सॉल्यूशन यहाँ पे फिशरमैन इशू को लेकर निकालना होगा। दोनों जो कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पे एक परमानेंट सॉल्यूशन ट्राई करें जो कि यहाँ पे फिशरमैन इश्यूज़ को लेकर है, जैसे कि बायलैटरल इंगेजमेंट वगैरह के थ्रू। टेररिज्म कॉम्बैट करने की अगर हम लोग देखें तो रिसेंट जो अटैक्स हैं वो यहाँ पे इस्लामिक स्टेट आइडियोलॉजी जो है श्रीलंका में उसी से इन्फ्लुएंस्ड हुआ है। तो कुछ नेसेसिटीज़ है जिससे कि आप देखो कुछ करने की ज़रूरत है, जिससे कि जो काउंटर टेररिज्म में एफर्ट है कॉपरेशन में वो यहाँ पे और बढ़ सके। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि टेररिज्म वगैरह आप देखो कि कई हद तक जो है हम लोग देखे हैं कि ये चीज़ पनपता है श्रीलंका में, तो इसको भी हम लोग को रोकने की ज़रूरत है। तो ये भी हम लोग दोनों तरीके से मिलके ही रोक पाएंगे। साथ ही ट्रस्ट बिल्ड करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए इंडिया जो है ये माइंडफुल है, और माइंडफुल कहने का मतलब है कि श्रीलंका जो है ये एक छोटा सा ही आप देखो कि एक स्मॉल स्टेट जैसा ही है, तो हम लोग इसको कॉपरेट करके चले तो बेटर है। ठीक है, साथ ही यहाँ पे पीपल टू पीपल टाइज़ की भी ज़रूरत है, जैसे कि कल्चरल एक्सचेंज वगैरह हो रहा है, इसको इंकरेज करने की ज़रूरत है। टूरिज़्म वगैरह को इंकरेज करने की ज़रूरत है। एजुकेशनल कॉपरेशन को हम लोग को यहाँ पे और ज़्यादा इंकरेज करने की ज़रूरत है, जिससे कि फ़र्दर जो है हम लोग यहाँ पे दोनों कंट्रीज़ के जो लोग हैं ना उनके बीच में रिलेशन अच्छी हो पाएगी। दोनों एक कंट्री जो है एक साथ, मतलब कि लोग अगर एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, समझेंगे और डिफरेंट फील्ड में एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे, तो ऑब्वियस है कि हमारी जो रिलेशन है वो बेटर हो पाएगी। जैसे आप देखो कि हमारी रिलेशन भूटान के साथ है, नेपाल के साथ है, वैसे ही रिलेशन हमारी जो है आप देखो कि बांग्लादेश के साथ है, म्यांमार के साथ कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन श्रीलंका के साथ हमारी उतनी हेल्दी रिलेशन है नहीं। ठीक है, ऐसा लगता है कि कई बार ज़बरदस्ती के रिलेशन हम लोग यहाँ पे फॉलो करके चलते हैं, लेकिन क्या करें अब। देखिए इंटरनेशनल रिलेशन में ऐसे ही होता है, कोई देश जो है किसी का दोस्त नहीं है, कोई देश किसी की दुश्मन भी नहीं है, एक म्यूचुअल बैलेंस बना के चलना होता है। फाइन, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या इंडिया का रोल रहा था, यानी कि जो यहाँ पे 22 अभी जो लास्ट ईयर जो इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी तो उसमें हमने किस तरीके से श्रीलंका को हेल्प किया। सबसे पहले आप समझो कि श्रीलंका में इस तरीके का जो क्राइसिस आया, इकोनॉमिक क्राइसिस, तो हम लोग सबसे पहले देश थे जो कि आगे निकल कर आए और लेटर ऑफ सपोर्ट यहाँ पे हम लोग निकाल के लेकर आए। ठीक है, साथ ही जो डेट यहाँ पे था, कर्ज वगैरह बहुत था श्रीलंका का, उसको रीस्ट्रक्चर किए हैं हम लोग IMF के लिए, यानी कि IMF का बहुत ज़्यादा कर्जा यहाँ पे श्रीलंका के ऊपर है, तो उसको फिर से रीस्ट्रक्चर किए। साथ ही हमारा जो यहाँ पे $4 बिलियन का हम लोग ने एक्सटेंशन भी किया है कि फूड एंड फिनेंशियल असिस्टेंस वगैरह देंगे $4 बिलियन तक का। ठीक है, कोलंबो को, जिसमें कि करेंसी स्वैप भी लिखा हुआ है, क्रेडिट लाइंस वगैरह भी है। इट मीन्स की करेंसी नहीं है तो वो अगर इस कोई पर्टिकुलर करेंसी नहीं है, उनका अपना करेंसी नहीं है, डॉलर नहीं है, इंडिया में नहीं है, तो वो स्वैप भी कर सकते हैं। ये भी फैसिलिटी हमने दिया। साथ ही हम लोग बहुत सारे शिपमेंट्स ऑफ एसेंशियल, जैसे कि उनको तेल वगैरह हो गया, फूड हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, ये सब हम लोग वहाँ पे डिस्पैच करते जा रहे थे।
साथ ही आप देखो इन डेप्थ टॉक्स, काफ़ी लंबे लंबे हम लोग ने यहाँ पे श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ बात किया, IMF के साथ बात किया, पेरिस क्लब के साथ बात किया, जिससे कि श्रीलंका की जो डेट रिलीफ है वो मिल सके, फाइनेंस वगैरह जो है वो फाइनलाइज्ड हो सके। तो इसलिए हम लोग श्रीलंका के लिए इस तरीके से काफ़ी आगे निकल कर आए। इसलिए उस समय से लेकर आज तक हम लोग इंडिया और श्रीलंका की जो रिलेशन है वो कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ओके, एंड आई होप कि आपको भी ये समझ में आएगा कि हमारा जो देश है श्रीलंका, उसके साथ हमारी रिलेशन कैसी है। फाइन, अब आते हैं हम लोग इंडिया और फ्रांस की बात कर लेते हैं। फ्रांस जो कि हमारा बहुत ही प्यारा दोस्त है, हर बार हमारे साथ खड़ा रहता है। लेकिन अभी हम लोग क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि 25 ईयर्स ऑफ स्ट्रैटेजिक रिलेशन हमारी हो चुकी है। और इंडिया और फ्रांस को आप देखोगे कि अभी रिसेंटली मिले हम लोग, और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे ये चीज़ें रखें कि 2047 तक हम लोग की रिलेशंस इतनी अच्छी रहेगी जैसी है, सालों से चलते आ रही, आगे भी अच्छी रहेगी। और हम लोग होराइज़न 2047 जो है इसको लॉन्च करेंगे मिल के। तो फ्रांस के साथ हम लोग यहाँ पे अच्छे खासे होराइज़न 2047 को हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। होराइज़न फ्रेमवर्क जो है इसमें क्या क्या है, कुछ सेक्टर्स होंगे जैसे डिफेंस से है, न्यूक्लियर एनर्जी से, स्पेस से है, जिसमें क्या है कि सिंगल यूज़ जो प्लास्टिक है उसको एलिमिनेट करने की बात की गई है। 5 ईयर यहाँ पे सीजेंग वीज़ा यहाँ पे देने की बात की गई है। दोनों नेशंस जो है वो 3 पिलर्स को अडॉप्ट किए हैं। सबसे पहला है कि सिक्योरिटी पे फोकस करना, प्लैनेट पे फोकस करना, पीपल्स पे फोकस करना, जो कि बायलैटरल ट्राइज वगैरह यहाँ पे गाइड कर रहे हैं नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए। तो हम लोग दोनों देशों में 3 पिलर्स आपने देख लिए, एक सिक्योरिटी, प्लैनेट और पीपल। ठीक है, ये 3 चीज़ों पे हम लोग ध्यान देंगे। दोनों देश जो है यहाँ पे अपनी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ वगैरह को भी रीइंफोर्स कर रहे हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्वांटम कंप्यूटिंग पे ध्यान दिया जा रहा है। जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग कहने का मतलब है कि सुपर फास्ट कंप्यूटर। आज के डेट में आप सुपर कंप्यूटर्स देख रहे हो जो कि बहुत ही कम समय में बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो भी यहाँ पे इक्वेशंस वगैरह होते हैं उसको सॉल्व करते। तो क्वांटम कंप्यूटर भी सेम है, जो कि विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो इक्वेशंस है उसको भी सॉल्व करने में मदद करते हैं। तो इस पर हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अब आप लोग देखो कि कन्वर्जेंस बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस रिलेशंस की हमारी कहाँ कहाँ पे जो है मजबूत है हमारी रिलेशन। सबसे पहले मॉडर्नाइजेशन, जो कि डिफेंस सेक्टर्स को हम लोग कर रहे हैं। आज के डेट में आपको पता है कि चंद्रयान 3 जो है वो सक्सेसफुली लैंड कर चुका है, सॉफ्ट लैंडिंग हो चुकी है। उसके बाद तो हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स बन चुके हैं। इसरो का तो ऐसे भी बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक एग्जाम्पल क्रिएट हो चुका है, इससे पहले भी था। बट नाउ यहाँ पे क्या है कि फ्रांस के द्वारा आप देखो कि इंडिया की जो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स है उसमें बहुत ही ज़्यादा इन्होंने सहयोग दिया है। कैसे, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके, हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ है उसको बढ़ा के, और जॉइंट वेंचर यानी कि दोनों ने मिलके बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे काम किया है। फ्रांस आप देखो कि एक सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन चुका है हमारे लिए। इट मीन्स कि अगर हम लोग को डिफेंस वगैरह की चीज़ें चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, तो हम लोग फ्रांस से ही इंपोर्ट करवा रहे हैं। साथ ही P-75 स्कॉर्पिन टेक्नोलॉजी जो है वो भी ट्रांसफ़र हो रहा है। राफेल तो एयरक्राफ्ट आप जानते ही हो कि ये सब कुछ एक मेजर एग्जांपल्स है जो कि हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट फ्रांस से ही परचेज़ कर रहे हैं। साथ ही अगर हम लोग देखें इकोनॉमिक कॉपरेशन, फ्रांस जो है वो 11th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स है इंडिया में। और साथ ही साथ टोटल अगर FDI स्टॉक देखोगे जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है हमारे यहाँ का, वो $10 मिलियन तक का है। साथ ही इंडिया का जो NPCI इंटरनेशनल पेमेंट जो लिमिटेड है और फ्रांस का जो लायरा है, इनके द्वारा एक एग्रीमेंट कलेक्ट किया गया है, जिसमें कि इंडिया और फ्रांस में UPI को रोल आउट करने के लिए एक मास नंबर पे हम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पे आप देखोगे कि UPI इन रोल आउट करने के लिए यहाँ पे हम लोग जो है एक हमारी जो NPCI है और फ्रांस का जो लायरा है, इनके द्वारा एक एग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया गया है। काउंटरिंग टेररिज्म की बात करें तो दोनों कंट्री के द्वारा आप देखो कि एक साथ काम किया गया है, जिसमें कि कॉम्प्रिहेंशन तरीके से इंटरनेशनल टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए, यानी कि आप देखो कि जो टेररिज्म वगैरह है उसके इफ़ेक्ट को कम करने के लिए दोनों कंट्री ने मिलकर यहाँ पे काम किया है। साथ ही हम लोग जो है एक डेवलपमेंट को काफ़ी हद से ज़्यादा स्ट्रेंथन करते हैं कि हमारे बीच में आप देखो जो भी वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी में, उसको डेवलप करने के लिए हम लोग काफ़ी हद तक यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। उसके आगे आप देखो कि क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए भी हम लोग दोनों जो है, साथ ही इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी देखो तो फ्रांस के द्वारा इंडिया का जो क्लेम है परमानेंट मेंबरशिप का, हम लोग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप के लिए काफ़ी ज़्यादा क्लेम करते।
तो इसके लिए फ्रांस हमें हमेशा सपोर्ट करता है। साथ ही इंडिया का जो एसेशन है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम में, आज के डेट में हम लोग MTCR के मेंबर है, वासेनार अरेंजमेंट के मेंबर है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के मेंबर है। तो इसमें भी आप देखो कि हम लोग को फ्रांस बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जियो स्ट्रैटेजिक में देखो तो दोनों के द्वारा ये कमिट किया गया है कि एक फ्री और रशल रूल बेस्ड जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें हम लोग कमिट करेंगे। 2018 में क्या हुआ था कि इंडिया और फ्रांस के द्वारा एक जॉइंट स्ट्रैटेजिक विजन जो इंडिया फ्रांस कॉपरेशन है इंडियन ओशन रीजन में, इसको यहाँ पे एग्री किया गया था। साथ ही साथ दोनों साइड से आप देखो ये डिसाइड किया गया है कि एक दूसरे का यानी कि इंडो फ्रेंच जो डेवलपमेंट फंड है उस पर ये काम करेंगे। और साथ ही साथ ट्राईलैटरल अगर हम लोग ग्रुपिंग देखें तो UAE के साथ है, जिसका एम है कि सिक्योरिटी वगैरह लेकर आना, यानी कि अफ्रीका के जो ईस्ट कोस्ट है ना और पैसिफिक वाले रीजन में ये सिक्योरिटी वगैरह लेकर आने की बात की गई है। ठीक है, वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि हमें और भी जो है जितने भी स्टॉल्ड प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करने की ज़रूरत है। साथ ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है यूरोपियन यूनियन के साथ बढ़ाने की ज़रूरत है। तो इंडिया को यहाँ पे एक पॉजिटिव रिलेशन लेकर चलना है, जो कि हमारा पॉजिटिव रिलेशन फ्रांस के साथ है, लेकिन इंडिया और यूरोपियन यूनियन का जो यहाँ पे फ्री ट्रेड और इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट है इसको हम लोग को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से आगे लेकर चलना है। साथ ही सिविल सोसाइटीज़ के साथ लिंक करना है और जो पीपल टू पीपल कॉन्ट्रैक्ट है इसको और भी ज़्यादा मजबूत करना है। एक लैंग्वेज देखिए कि एक बिगेस्ट चैलेंज बन जाता है हमारे लिए मोबिलिटी को लेकर, और फ्रेंच का जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल भी है। तो हम लोग को यहाँ पे पीपल टू पीपल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह को भी यहाँ पे डेवलप करने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी हमें समझना होगा कि इंडिया और फ्रांस की जो रिलेशन है उसमें कहीं ना कहीं चैलेंज है। तो चैलेंज कहाँ का है? तो फ्रांस के द्वारा आप देखो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन कर लिया गया है चाइना का, और जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का है उसको हम लोग यहाँ पे पूरी तरीके से बाइकआउट किए हुए हैं। तो ये एक डिफरेंस आ गया। सेकंड है कि जो राफेल प्लेन है इसकी डिलीवरी आप देखो कि काफ़ी डिले हो गया था। साथ ही साथ बायलैटरल ट्रेड जो है वो आज भी हमारा जितना पोटेंशियल है, जितना हम लोग बायलैटरल ट्रेड एक दूसरे के साथ कर सकते हैं उससे कई कम है। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे आप देखो टेक्निकल, फाइनेंशियल और सिविल न्यूक्लियर लाइबिलिटीज़ इश्यूज़ निकल कर आता है दोनों साइड से। एक तो है यहाँ पे आप देखो जैतापुर जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है इसको लेकर थोड़ी सी अनबन हो गई थी हम दोनों के रिलेशन में। तो इसलिए यहाँ पे आप देखो टेक्निकल, फाइनेंशियल और जो सिविल यहाँ पे न्यूक्लियर लाइबिलिटीज़ है कभी कभी इसमें इशूज़ भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ें देख लेते हैं कि ये जो विज़िट हुआ है इसमें क्या क्या आउटकम्स निकल कर आए। सबसे पहले ये कहा गया कि सिंगल यूज़ जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स पोल्यूशन से उसको हटाया जाएगा, जिसमें कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को बैन किया जा रहा है। एक रोड मैप तैयार किया गया है इंडो पैसिफिक का। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखो कि कॉन्सुलेट जो जनरल ऑफ इंडिया है इन मार्सेल एंड ब्यूरो दे फ्रांस है इन हैदराबाद, इसको अनाउंस किया गया है। इसके अलावा आप देखो कि यहाँ पे टाइमलाइन बताया जा रहा है कि इंडिया फ्रांस का रिलेशन का 1947 में हम लोग एक डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश किए थे फ्रांस के साथ। 1962 में 5 मेन फ्रेंच सेटलमेंट जो है वो रिटर्न हुए थे इंडिया में, जो कि दिल्ली ट्रीटी ऑफ 1954 कहा जाता है। साथ ही 1998 में क्या था कि एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हम लोग यहाँ पे साइन किए हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पूरी टॉपिक हमारी रही इंडिया फ्रांस के रिलेशन के बीच में, जिसमें कि हमने यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव, साथ ही साथ चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड को बहुत अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ओके, सो गाइज दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे नेबरहुड फॉर फर्स्ट पॉलिसी, बट ये लेसन आपकी कल आएगी। तो डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पे लेसन लेकर आ रहे हैं। डेली आपको 5 बजे यहाँ पे विजन आईएएस की लेक्चर मिल जाएगी। अगर आप लोग डेली हमारे साथ जुड़ के यहाँ पे लेसन को कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसी के साथ अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलती हूँ कल इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।